इसके कारण हमें लग रहा है कि मैक्रो जो है इंडिया के काफ़ी पॉज़िटिव है। आपने भी जैसे बोला 5th लार्जेस्ट से हम डायरेक्शनली जा रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे। जो पहले हमारा ट्विन डेफ़िसिट का प्रॉब्लम था, वो भी अभी कोई बात नहीं करता है क्योंकि हमारा फ़िस्कल काफ़ी सुधरा हुआ है। बट अगर हम लंबे समय में देख लिए तो वो एक नॉर्मलाइज़ेशन आ जाता है और इंडिया में ऐसा है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उनका रिटर्न्स बेंचमार्क से लार्जर प्रोपोर्शन में ज़्यादा ही आता है। ऐसे समय में जहाँ पे रिटर्न्स में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे ये पॉइंट इन टाइम में बोल रहे हैं, तो ये समय में फ्लेक्सी कैप ऑप्शन बेहतर होता है कि अगर किसी लग रहा है कि स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गए और वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय में रिटर्न्स शायद ना बने। मेरा मेजॉरिटी इक्विटी में ही है और थ्रू म्यूचुअल फंड्स ही है। तो अगर मैं किसी का पैसा मैनेज कर रहा हूँ और मेरा पैसा भी वही स्कीम में हो, तो मेरे को उसमें वो ओनरशिप भी लग रही है कि मैं और किसी का जो है और ध्यान से रखेंगे। इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज़ है जो R&D में निवेश करती है। ज़्यादा करके जो कंपनीज़ है वो बाहर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उनकी जो बात करती है, बट जो कंपनीज़ जो 2008 का जो फॉल आया उसके बाद भी जो कंपनीज़ ने आउट परफॉर्म किया, उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था कि उन्होंने R&D में काफ़ी निवेश किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव समवन वेरी वेल नोन इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर भाविन विठलानी, हु इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एंड रिसर्च एनालिस्ट एट SBI Mutual Fund. He has a total experience of over 19 years in the financial services industry. He joined SBI Funds Management Limited (SBI FM) in 2018 as an equity research analyst. He currently manages the SBI Magnum Midcap Fund and SBI Infrastructure Fund. Before joining SBI FM, he was associated with Axis Capital Limited, erstwhile Enam Securities, and Tower Capital and Securities Private Limited as an equity analyst covering industrial and power sectors. Mr. Bhavin Vitlani is a commerce graduate and has completed his MMS in finance. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds की बात। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन दिस वीक। जैसे हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हर हफ्ते हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीकर लेके आएंगे, तो आज हमारे साथ है मिस्टर भाविन विठलानी, जो SBI म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं। ही इज़ ऑल्सो अ रिसर्च एनालिस्ट। भाविन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप हमारे शो में पहली बार आ रहे हैं, सो वेलकम टू म्यूचुअल फंड्स की बात। थैंक यू नम्रता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। सो भाविन, हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं आज, सम रिलेटेड टू फंड्स बाय SBI, सम रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा फ्रॉम द कॉन्वर्जेशन दैट वी हैव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रियली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर है, क्योंकि हम सब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। we're all talking about the fact कि we are going to be one of the fifth largest economy, the third largest economy by 2030 and all of that. We are expecting कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है in the March quarter of financial year 24 वो likely जो है काफ़ी स्लो होगी, एटलीस्ट इन द इट्स एक्सपेक्टेड टू बी द 4 क्वार्टर लो। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस स्लो ग्रोथ इन द लास्ट क्वार्टर? थैंक यू नम्रता जी। तो जैसे हम अगर देखें ना, कोविड के बाद हमें क्वार्टरली जो काफ़ी वेरिएशन दिखने मिलते हैं GDP में। हमने देखा है 8+ प्रिंट देखे हैं पिछले 3 क्वार्टर में। अगर हम RBI का डेटा ले 7.6%, तो जो बैलेंस आता है 6.6% के करीब आता है। लेकिन पिछले साल भी अगर हम ये देखें तो 4th क्वार्टर में जो था 6.1% था। तो ये क्वार्टरली जो है वॉलेटिलिटी है।
अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम जो इंडिकेटर्स देखें तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव प्रिंट दिखा रहे हैं। कंजम्पशन के जो प्रिंट्स जैसे हम देखें वो पॉजिटिव है। कैपिटल गुड्स में अगर हम जो कैपेक्स प्रिंट देखें वो भी पॉजिटिव है। अगर हम देखें जो हमारा इंटरेस्ट रेट्स है जो यूएस में बढ़ रहा है, हमारा जो है 7% से कम हो गया है। तो हमारा जो मैक्रो इंडिकेटर्स है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये जो जीडीपी के हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कोविड के बाद, क्वार्टरली वेरिएशन काफ़ी ऊपर-नीचे होते हैं, बट डायरेक्शनली हम देखें तो ये एक पॉजिटिव ही है। तो ओके। तो जैसे आपने वो पूछा कि इनका असर स्टॉक मार्केट पे कैसा होगा, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो उनका असर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इसके कारण हमें लग रहा है कि मैक्रो जो है इंडिया के काफ़ी पॉजिटिव है। आपने भी जैसे बोला 5th लार्जेस्ट से हम डायरेक्शनली जा रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे। जो पहले हमारा ट्विन डेफिसिट का प्रॉब्लम था वो भी अभी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि हमारा फिस्कल काफ़ी सुधरा हुआ है। तो मैक्रो भी कि अगर हम देखें तो पॉजिटिव ही हमें प्रिंट दिख रही है। सो वी कैन से कि शायद उतना इम्पैक्ट नहीं होगा स्टॉक मार्केट पे, अगर एज एन इन्वेस्टर मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है, तो मुझे ये बिलीव करना चाहिए कि शायद इट मे नॉट हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। वुड इट बी राइट जी, टू से दैट? जी, ऐसा ही लग रहा है। ओके, ओके। सो भाविन, अब जो है आपके साथ थोड़ा मिड कैप स्पेस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मिड कैप स्पेस इज अ वेरी एक्साइटिंग स्पेस फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड हम चाहेंगे कि जो SBI मैग्नम मिड कैप फंड है, जो काफ़ी फेमस फंड है इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, क्या आप हमें उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सो सबसे पहले आप हमें थोड़ा मिड कैप एज अ कैटेगरी के बारे में बताइए, कि ये किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं, एंड इज इट अ गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन। और फिर आप हमें थोड़ा अपने स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए इन SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो जो जैसे मिड कैप का जैसे सेबी का जो भी क्राइटेरिया है वो मार्केट कैप के रैंक के हिसाब से 101 से 250 रैंक के जो मार्केट कैप के स्टॉक्स हैं, तो वो एक 150 स्टॉक का एक इंडेक्स होता है। तो जो जो मिड कैप कंपनीज होती है, यहाँ पे काफ़ी सारा जो है कि एस्पिरेशन होता है इन कंपनीज की वो लार्ज कैप की तरफ मूव करें। तो ये जो एक सेगमेंट है, अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो जो निफ्टी में जो अगर हम देखें 25% का जो बढ़ावा है, और मिड कैप में 50% से ज़्यादा बढ़ाता है। तो मिड कैप में जो हमारा फंड है, हम इसमें कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है। तो ये पूरा हम बॉटम अप कंस्ट्रक्ट करते हैं पोर्टफोलियो। तो इसमें हमारा जो पहला जो 3 हम क्राइटेरिया देखते हैं जो कि जनरल ही है, बिज़नेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। तो इसमें हम मैनेजमेंट और बिज़नेस पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो जो मैनेजमेंट है जिनका एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, ना कि इंटीग्रिटी का बट वैल्यू क्रिएशन का भी। और बिज़नेस में भी हम देखते हैं कि इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कैसा है, कि लंबे समय तक क्या ये बिज़नेस कंपटीशन को डिफेंड करके अपनी उनकी जो इंडस्ट्री है, उनकी मार्केट है, क्या ये आउटग्रो कर सकता है? और क्या ये रिटर्न जो हम एक रिटर्न ऑन कैपिटल एक पैरामीटर हम देखते हैं, क्या ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ये ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है? तो ये हमारे स्टॉक सिलेक्शन के पैरामीटर्स हैं। तो अगर हमारा आप जो मिड कैप फंड देखें तो इसमें जो आप सेक्टर में एक्टिव वेट्स और जो देखते हैं, वो एक आउटकम है स्टॉक सिलेक्शन का। तो जो हमने 3 पैरामीटर आपको बताया, बिज़नेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन, उस हिसाब से वो पोर्टफोलियो बॉटम अप बेसिस पे कंस्ट्रक्टेड है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स लंबे समय में लार्ज कैप को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, ताकि क्योंकि ये कंपनीज है जो कि मध्यतर की कंपनीज है जो कि लार्ज कंपनी से फास्ट ग्रो करती है और ये रिटर्न्स ज़्यादा देती है। अच्छा,
सो जैसे अभी आपने बोला कि जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स बन सकते हैं, या काफ़ी मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स बनते हैं। तो क्या एट एसबीआई डू यू एग्जिट फ्रॉम सच स्टॉक? सो मान लीजिए कोई मिड कैप स्टॉक अगर मान लीजिए लार्ज कैप बन गया, या ऐसा भी हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल स्टॉक जो है स्मॉल कैप हो गया है, तो क्या फिर उन स्टॉक्स में से एग्जिट किया जाता है, और हाउ डू यू मैनेज अ सिचुएशन लाइक दिस? करेक्ट। तो कैसे जो हर 6 मंथ्स में रिवीजन होता है, क्योंकि ये जो स्टॉकों का जो रैंक है, क्योंकि मार्केट कैप ऊपर नीचे होते हैं, तो जो सेबी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 65% जो फंड होता है वो मिनिमम मिड कैप की जो 150 स्टॉक्स है उसमें हो, और जो 35% है उसके बाहर, उसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप और कैश का प्रोपोर्शन होता है। तो वहाँ पे 65 टू 70% हमारा, अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो मिड कैप में रहा है, और बाकी परसेंटेज जो है वो स्टॉक्स में कहीं लार्ज में और या स्मॉल कैप में है। तो अगर हमें कोई कंपनी से लग रही है कि ये लार्ज कैप भी हुई है लेकिन इनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगी, तो वो हम एग्जिट नहीं करते। कोई प्रमोटर हमें लग रहा है लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उनमें इन्वेस्टेड रहते हैं। हमारा हम ट्राई करते हैं एंटिसिपेट करने की कि जो हमारे पास स्मॉल कैप है वो मिड कैप में माइग्रेट करके उनको प्रमोट हो जाए। तो उस तरह से हमारा एक पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट होता है, ताकि ज़्यादा ट्रेडिंग ना करके हम इन्वेस्टर के लिए लंबे समय में वैल्यू क्रिएट कर सकें। ओके, ओके, वंडरफुल। सो भाविन, आपने ये भी बोला था कि काफ़ी लार्ज कैप फंड्स ने जो है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है। एक्चुअली मेरा अगला सवाल भी उसी के ऊपर है कि 88% लार्ज कैप फंड्स ने जो है अपने अंडरलाइंग बेंचमार्क को बीट नहीं किया इन द 7 ईयर पीरियड। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है? मतलब लार्ज कैप इज़ अ कैटेगरी जो माना जाता है कि अच्छी है, कम रिस्की है, लेकिन अगर हम रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी। तो ये जो है कि इसमें पॉइंट इन टाइम में काफ़ी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर हम पिछले 6 महीने में अगर रिटर्न मानिए कि 25% हुआ है, तो उसका सीएजीआर में काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है। तो जो एक्टिव मैनेज फंड्स होते हैं, जहाँ पे जो मार्केट है उसका रिटर्न आउटसाइज़ होता है जो पीरियड में, या फिर ऐसा होता है कि कुछ एक सेक्टर ही है जो वो शॉर्ट टर्म में उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो वो पॉइंट इन टाइम में ऐसा होता है कि ये जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो अंडर परफॉर्म करते हैं। यानी अगर हम एग्जांपल लें तो पिछले 6 से 8 महीने में पीएसयू अगर हम एक बास्केट लें, तो उनका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है इंडेक्स में, और जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे अगर उनका परसेंटेज कम है, तो वो छोटे समय में उनका अंडर परफॉर्मेंस होता है। बट अगर हम लंबे समय में देख लिए तो वो एक नॉर्मलाइजेशन आ जाता है, और इंडिया में ऐसा है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, उनका रिटर्न्स बेंचमार्क से लार्जर प्रोपोर्शन में ज़्यादा ही आता है। तो अगर हम देखें, तो जो कोविड के पहले का स्तर था कि जब 4 या 5 स्टॉक ही चलते थे, जैसे यूएस में एक टाइम था फैंग का, तो वो टाइम होता है कि जब एक्टिव मैनेज फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं, बट वो पॉइंट इन टाइम होता है। तो वो हम अभी पॉइंट इन टाइम देख रहे हैं जहाँ पे पीएसयू का काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस रहा है, और वहाँ पे उनका वेट कम था एक्टिवली मैनेज फंड्स का, बट लॉन्ग टर्म में वो इवन आउट हो जाता है। ओके, सो कैन वी से कि इन द लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो लार्ज कैप फंड्स शायद बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाएं, लाइक अगर हम 10 ईयर रिटर्न्स देखें एंड व्हाटएवर, डू यू हाँ थिंक इट्स जी, पॉसिबल? हाँ जी। 10 ईयर अगर आप रिटर्न देखें तो वो रेशियो काफ़ी, जो आपने बोला, वो काफ़ी डिफरेंटली स्क्यूड होगा, कि लार्जर परसेंटेज ऑफ जो फंड्स है उनका जो है, जैसे भी लार्ज कैप अगर हम देखें तो
मैंडेट है कि कम मिनिमम 85% लार्ज कैप में हो, 15% वो स्मॉल या मिड कैप में रह के वहाँ पे अल्फा जनरेशन होती है। तो लॉन्ग टर्म में वो इवन आउट हो जाता है और वो एक्टिव जो पैसिव मैनेज फंड है उनको बीट करते हैं। Okay, okay, fair enough. ठीक है, so just coming back to stock markets, at least in the coming weeks, ये expectation है कि stock markets काफी volatile रहने वाले हैं. So help us understand भाविन कि ऐसे सिनारियो में हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं जो ऐसी वॉलेटाइल मार्केट्स को भी मैनेज कर पाए, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट्स वॉलेटाइल रहने वाली है तो क्या हम कॉन्शियसली ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो शायद इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठा पाए? हम अभी तो अभी शॉर्ट टर्म हो गया, अभी जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो होपफुली कि जो वॉलेटिलिटी है वो सबसाइड हो जाए। बट अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड में जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें एक डेट और इक्विटी का कंपोजिशन होता है, वो यूजुअली ये वॉलेटाइल टाइम्स पे जहाँ पे काफ़ी अनसर्टनिटी होती है तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका एक जो डेट और इक्विटी का पोर्शन होता है, जो डेट है वो काफ़ी स्थिर होती है। तो हाइब्रिड फंड्स जो है वो ये समय में जो इन्वेस्टर के लिए है इन दैट पीरियड काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ जो इन्वेस्टर्स की जो रिस्क एपेटाइट कम होती है उनके लिए भी जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं। ओके, सो विद इन हाइब्रिड फंड्स आल्सो क्या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी, मतलब फिक्स्ड एसेट एलोकेशन फंड्स या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स, डू यू थिंक बैफ बेटर रहते हैं ऐसे टाइम में, या फिर मे बी अग्रेसिव और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बेटर रहते हैं? Yes, तो जैसे हमारे यहाँ जो SBI म्यूचुअल फंड में हम एक मॉडल रन करते हैं जहाँ पे काफ़ी वेरिएबल्स के हिसाब से हमें इक्विटी पे एक्टिव जो है ओवरवेट या अंडरवेट का हमें उसमें कॉल आता है। तो जैसे हमारे यहाँ अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड देखें या हमारा SBI सेविंग्स का फंड देखें या कंजर्वेटिव हाइब्रिड देखें, तो इनका जो है हम बेस्ड ऑन जो हमारा मॉडल है उस हिसाब से हम इक्विटी में ओवरवेट अंडरवेट करते हैं। तो ये जो फंड्स हैं वो डिफरेंट इन्वेस्टर कैटेगरीज के लिए है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो हमारा लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट है। वो जो है वो फंड अभी इक्विटी पे हमारा जो कॉल है वो अंडरवेट का है। तो अगर हम देखें तो उसमें परसेंटेज ऑफ डेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जो इक्विटी का परसेंटेज कम है वो हम जो है वो आर्बिट्राज से करते हैं, ताकि तो इन्वेस्टर का जो है वो टैक्सेशन में वो काफ़ी एफिशिएंट रहे। तो ये जो कैटेगरीज के फंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए बेटर होते हैं ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स के लिए। ओके, सो भाविन, अब एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी की बात करते हैं जो आई थिंक काफ़ी इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी है, विच इज़ फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स, राइट? तो पहले हमें ये बताइए कि जो आपके ओपिनियन में फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं या मल्टी कैप फंड्स होते हैं, वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? मतलब अगर मैं एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रही हूँ टू अचीव सर्टन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, तो क्या मेरे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स होने चाहिए? तो जैसे अगर हम दोनों फंड्स में एक वेरिएशन कैसा है कि फ्लेक्सी कैप में कोई मैंडेट नहीं है लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप के लिए। और अगर हम मल्टी कैप देखें तो उसमें मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में होना चाहिए, और बैलेंस जो है फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन है। तो अगर हम पिछला एक वर्ष देखें तो लार्ज कैप के रिटर्न 25% है, मिड कैप के 50% है और स्मॉल कैप के 60+% है। तो ये जो कैटेगरी है ये आपको एक इन्वेस्टर को बैलेंस देती है कि लार्ज, मिड और स्मॉल की जो वेरिएशंस है तो वो इन्वेस्टर को एक
राइड थ्रू करने के लिए, जो वॉलेटिलिटी राइड थ्रू करने के लिए और एक्सेस रिटर्न जनरेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। तो दोनों में अगर हम देखें फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, दोनों ही कैटेगरी में वो आप जो है वो इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर ऐसा लग रहा है कि अभी लार्ज कैप थोड़ी अंडर वैल्यूड है, तो वहाँ पे वो फंड मैनेजर का प्रोपोर्शन जो है वो लार्ज कैप में ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कोई एक कैटेगरी, जैसे हमने आपको बताया लास्ट ईयर स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्सेसिव रिटर्न्स होता है, तो वो इन्वेस्टर को वो अपॉर्चुनिटी राइड थ्रू करने के लिए मिल जाती है। तो दोनों फंड्स में इन्वेस्टर के लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, बट मान लीजिए मुझे अपने पोर्टफोलियो में एक सेलेक्ट करना है, राइट? आई मीन दोनों डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, तो मुझे दोनों में इन्वेस्ट करने की बजाय या तो मल्टी कैप या तो फ्लेक्सी कैप में से एक पिक करना है, देन व्हिच वन शुड आई पिक? तो दोनों में एक है कि जैसे फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशन होता है। ये अगर उनको लग रहा है कि ऐसे एग्जांपल देके कि अभी लग रहा है कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा वैल्यू है, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप में नहीं है, तो वो फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में कर दें, जबकि मल्टी कैप में वो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ऐसे समय में जहाँ पे रिटर्न्स में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे ये पॉइंट इन टाइम में बोल रहे हैं, तो ये समय में फ्लेक्सी कैप ऑप्शन बेहतर होता है कि अगर किसी लग रहा है कि स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गए और वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय में रिटर्न्स शायद ना बने, तो फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन बेहतर होता है। ओके, बट लेट्स से कि मैं मुझे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, मेनी इन्वेस्टर्स हु डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, तो क्या मल्टी कैप फंड एक उसके लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जा सकता है? कैन वी से कि आपको स्मॉल कैप में नहीं करना है तो मल्टी कैप उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि ऐसे मल्टी कैप्स जिसमें मान लीजिए 40-50% स्मॉल कैप में है एलोकेशन, देन डू यू थिंक इट कुड बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर अ स्मॉल कैप फंड? दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टर है जिनको स्मॉल कैप नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे बताना चाह रही है कि उनका जो है रिस्क एपेटाइट थोड़ा-सा कम है। उनको स्लो एंड स्टेडी रिटर्न है। तो उनके लिए फ्लेक्सी कैप बेटर होगा, क्योंकि जो है फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन होगा कि वो लार्ज कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा एलोकेशन रखे, जहाँ पे जो टाइम में उनको लग रहा है कि रिटर्न्स लार्ज कैप में ज़्यादा बन सके। तो आई थिंक वी कैन से कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो शायद फ्लेक्सी कैप इज अ बेटर ऑप्शन इन दैट सेंस। हाँ, so ये फ्लेक्सी कैप में कैसा है कि अगर फंड मैनेजर को भी वैसा लग रहा है और इन्वेस्टर को भी लग रहा है कि स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे हो सकता है कि ड्रॉ डाउन हो सके, तो वो उनके पास ऑप्शन है कि 100% भी लार्ज कैप में वो रख सकते हैं। So we'll talk a little bit about compounding, and I think ये हमने अभी recent past में काफ़ी investors से सुना है। जनरल बिलीव क्या है कि अगर हम equities में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है, राइट? एंड दैट्स वन ऑफ दोस बिग थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट। लेकिन आई थिंक ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं जो ये मानते हैं कि इक्विटी फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं देते हैं। तो क्या आप ये कॉन्सेप्ट हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं फ्रॉम एन इक्विटी फंड्स पर्सपेक्टिव? अगर हम इक्विटी फंड्स देखें, यानी या स्मॉल कैप कैटेगरी देखें या फिर लार्ज कैप भी कैटेगरी देखें, तो अगर हम 10 ईयर का रिटर्न देखें, तो जैसे मिड और स्मॉल कैप का 10 ईयर CAGR 25% रहा है। अगर हम ये 25% 10 ईयर में देखें तो यानी 100 रुपया 10 टाइम्स हो गया है, यानी उस 100 रुपया जो आपने निवेश किया है वो 1000 रुपया हो गया है। तो जब हम 25% बोल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कम आता है, बट अगर हम 25% 10 साल के लिए होता है, वो 10 गुना होता है। तो वहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी, इनके रिटर्न्स पिछले 10 साल में 25% CAGR के आसपास है। तो यानी जिन्होंने अगर 100 रुपया डाल के छोड़ दिया, उनका अभी 1000 रुपया हो गया है। तो ये कंपाउंडिंग काफ़ी बड़ी है। अगर इन्हीं को कंपेयर करें, जैसे वो हमारे जो फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट है,
जो कि प्री टैक्स है वो लगभग 6% के आसपास है। तो इनका जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। तो इक्विटी अगर हम इंडिया में देखें, आप 5 ईयर 10 ईयर्स कोई भी पीरियड देख लीजिए, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है। तो ग्रोइंग मार्केट में इक्विटी जो एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे सबसे बेहतर रिटर्न बनता है। जो दूसरा एक चीज़ है जो इन्वेस्टर्स अभी अप्रिशिएट करें कि अगर किसी ने लैंड में निवेश कर लिया, तो लैंड में जब हम उनको लिक्विडिटी चाहिए, तो वैसा ज़रूरी नहीं है कि उनको तभी लिक्विडिटी मिले जब भी उनको पैसा चाहिए। वो एक काफ़ी बड़ा इलिक्विड एसेट माना जाता है। Sure. तो इक्विटी का जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, क्योंकि हमारी कंट्री ग्रोइंग है, और दूसरा जो लिक्विडिटी का इम्पोर्टेंस है, और तीसरा जो है वो टैक्सेशन का है। तो ये 3 अगर हम देखें तो काफ़ी बड़े पॉजिटिव है इन्वेस्टर के लिए। तो कंपाउंडिंग के साथ-साथ अगर हम ये 25% कंपाउंडिंग की जगह हम टैक्स इम्प्लीकेशन भी करें, तो उनका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है। और सबसे बढ़िया है कि आज आपने रिडेम्पशन कर लिया, कल पैसे मिल गए। तो ये जो लिक्विडिटी है, ये और कहीं ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके ओके अब हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक SIPs की बात करना तो बनता ही है। बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट SIPs, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लम सम इन्वेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि SIPs के ऊपर बहुत कोई बात हो चुकी है, बहुत कुछ इन्वेस्टर समझ चुके हैं। आई थिंक एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमने SIPs के बारे में बहुत जानकारी निवेशकों को दी है, लेकिन आई थिंक लम सम को हमने इग्नोर कर दिया है in this whole process of talking about SIPs. तो भाविन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है एक्विटी फंड्स में, तो सही तरीका क्या होता है, सही समय क्या होता है लमसम में इन्वेस्ट करने का, वो क्या सही अप्रोच होनी चाहिए फॉर लमसम इन्वेस्टिंग? एक अगर हम 20 ईयर्स से जो मैं मार्केट में हूँ, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि हर समय कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो SIP वो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम जैसे लंबे समय में देखें कि जो इंडिया अपनी ग्रोइंग मार्केट है, हमारा जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग अगर हम देखें, तो 5 साल 10 साल में जो हमें रिटर्न देके जाती है, तो आप कोई भी समय पकड़ लीजिए, कोई भी टाइम पकड़ लीजिए, कहीं ना कुछ अनसर्टेनिटी होती ही है। तो अगर जो इन्वेस्टर का होराइजन लंबा है, उनके पास 5-10 ईयर्स का होराइजन है, प्लस है, तो कोई भी समय सही है लमसम के लिए। क्योंकि या तो इलेक्शन है, या तो कोई मॉनसून है, या तो बजट है, कुछ नहीं कुछ इवेंट ऐसी होती ही है जो अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर हम वो इवेंट्स को अगर हम नज़रअंदाज कर दें और लंबा समय का अगर हम होराइजन लें, तो लमसम एक उसके लिए कोई समय नहीं होता है। ओके, बट डू यू थिंक SIPs और लमसम के बीच में रिटर्न्स का डिफरेंस हो सकता है? क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने SIP किया है वर्सेस मैंने लमसम किया है जब मार्केट शायद नीचे था, तो विच मीन्स आई एंटर्ड एट अ गुड टाइम, तो क्या लॉन्ग टर्म में लेट्स से 10 साल के टाइम होराइजन में कुछ फर्क होगा मेरे रिटर्न्स में, SIPs वर्सेस लमसम? SIP में कैसा है कि हर एक साल अगर आप देखें ना, तो मार्केट में करेक्शन होता है। Yeah. तो SIP में वो करेक्शन का आपको वो इवन आउट मिल जाता है। लमसम में अगर आप शॉर्ट टर्म समय में कंपेयर करें, अगर 1 साल में करें या 3 साल भी शॉर्ट टर्म होता है कोई भी इंडिविजुअल के लिए, तो वहाँ पे आपने कौन से समय में पैसा डाला वो आपके लक के ऊपर होता है। तो यहाँ पे लक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। वो अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो वो दोनों काफ़ी इवन आउट हो जाता है। तो क्योंकि उसमें कैसा है कि अगर
एक इन्वेस्टर के पास निवेश करने के लिए आज सरप्लस है, हम्म, अगर वो पार्ट बाय पार्ट करके वो 2 साल 3 साल स्प्रेड आउट करके करता है, तो जो 2-3 साल का जो रिटर्न्स है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या क्योंकि वो कैश में रखेगा, तो उस पे रिटर्न ज़ीरो आएगा। हम्म, तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें, तो अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, हम्म, तो कोई भी समय वैसा नहीं है कि रॉन्ग है। लंबे समय अगर आपके पास 5-10 साल का होराइज़न है, तो जो समय में आपने इन्वेस्ट नहीं किया, वो आपका वो ऑफसेट हो जाता है। okay, okay, fair enough. So, Bhavin, now let me ask you this. ये भी काफी फेमस क्वेश्चन रहा है. कॉन्ट्रा फंड्स और वैल्यू फंड्स के बीच में फर्क क्या है? काफी लोगों को लगता है सिमिलर हैं, सेम हैं. काफी लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं कॉन्ट्रा फंड्स एंड वैल्यू फंड्स. तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये क्या है. एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। तो जो कॉन्ट्रा यानी मार्केट से कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना, हम्म, कि अगर मार्केट में XYZ सेक्टर्स अभी चढ़ रहे हैं, वहाँ पे वैल्यूएशंस ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। हम्म, तो कॉन्ट्रा फंड जो है वो एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेता है, ऑपोजिट व्यू लेता है, और वो जहाँ पे जो सेक्टर्स में अभी किसी को इंटरेस्ट नहीं है, हम्म, भूल गए हैं कुछ रीज़न के कारण कि ये शॉर्ट टर्म में इनकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने वाली है। तो वो शॉर्ट टर्म कोई समय में होता है मार्केट पे, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। okay, तो कॉन्ट्रा फंड जो है वो अपॉर्च्युनिटी पिक करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में वो सेक्टर्स जब वो रिटर्न हो जाए, तो हम्म, उसमें जो है एक्सेस रिटर्न जनरेट कर सकें। okay, वैल्यू फंड्स में वैसा है कि जहाँ पे हमें वैल्यू दिख रही है, यानी अगर मार्केट का P20 है और हमें उससे कम पी में मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, जिसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, ताकि मेरा अपसाइड टू डाउनसाइड रेशियो अच्छा है, यानी कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ है। बट दोनों में जैसे मैंने पहले कहा कि थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। okay, तो तो जो सेक्टर्स इग्नोर्ड होते हैं, यूजुअली उनके वैल्यूएशंस उनके हिस्ट्री से कम होते हैं या फिर मार्केट से कम होते हैं। तो दोनों में काफ़ी, अगर आप फंड्स देखेंगे तो उनके जो होल्डिंग्स देखेंगे, उसमें काफ़ी ओवरलैप देखेंगे। तो नाम डिफरेंट है, बट अंडरलाइंग जो स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरियाज़ है वो काफ़ी सिमिलर है। okay, okay, okay. Fair enough. So, if I want to invest, I can invest in a contra fund or a value fund. It would not make a difference. Not much of a difference, yes. Okay, okay, fair enough. Now let me ask you about a very interesting theme, and rather ये fund भी आप manage करते हैं, तो infrastructure as a theme, manufacturing as a theme, अगर हम सिर्फ इन themes की ही बात करें, क्योंकि अगर हमें third largest economy बनना है, then of course manufacturing is going to play a big role, infrastructure development is going to play a big role, and I think हमने जिस भी fund manager से बात करी है, सबने बोला है कि manufacturing as a theme काफ़ी exciting होने वाला है in times to come. So first help us understand a little bit about these themes and क्या क्या sectors हमें लगता है आने के time में perform करेंगे. ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो थीम है, इसमें जो अंडरलाइंग होता है वो इन्वेस्टमेंट्स जो होता है वो काफ़ी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स जो कि कंट्री में होते हैं, उसमें 3 पहलू होते हैं। पहला होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, तीसरा होता है इंडिविजुअल कैपेक्स, जो कि ज़्यादा करके रियल एस्टेट पे होता है। Okay. तो अभी अगर हम देखें जो 2010-11 के बाद और 2019 तक कंजम्पशन जो था वो ओवर रूल कर दिया इन्वेस्टमेंट को। तो एज अ कंट्री हम अंडर इन्वेस्टेड हो गए। Okay. तो 2014 के बाद हमने देखा है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स पे जोर आया। वो अगर हम बजटरी इन्वेस्टमेंट देखें तो वो करीब 4 गुने हो गए हैं, 21 लाख करोड़ जो भी हम बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स जो स्टेट प्लस सेंटर प्लस मिलके जो 21 लाख करोड़ का जो नंबर है, वो अभी
एक 4 गुना हो गया है 10 साल में। ओके। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो पहले आए, तो यानी हमने सड़कें बनाई, रेल बनाई, तो उससे जो हमारी जो स्टील की, सीमेंट की जो कैपेसिटी थी, जो अंडर यूटिलाइज़ थी, वो यूटिलाइज़ हो गई। हम्म। और तो वो उनसे होगा कि जो चक्का जाम था, वो चक्का अभी शुरू हो गया। बट जब चक्का शुरू होता है, तो वो फिर दौड़ने लगता है। हम्म। तो वो हम देख रहे हैं कि अभी प्राइवेट सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए हैं। और रियल एस्टेट में भी अगर आप देखें, जो लिस्टेड कंपनीज जो अपने बुकिंग्स के जो नंबर दे रहे हैं, वो सब एकदम रिकॉर्ड नंबर पे है। ओके। तो अभी तीनों जो पहलू है इन्वेस्टमेंट के, वो फुल ब्लोन फायर कर रहे हैं। ओके। ये 2003 से 2011 तक जो हम बोल रहे सुपर साइकिल टाइम था, वो सेम मिरर कर रहा है। ओके। बट ये जो साइकिल में मुझे एक बड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है पिछले साइकिल से। वो है कि पिछले साइकिल में 3 ही मेन सेक्टर थे जो चले थे। एक तो कोल पावर था, दूसरा सीमेंट था, तीसरा स्टील था। हम्म। अगर हम अभी देखें, तो एक ऑटो जो है वो एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो गया है। 40% मैन्युफैक्चरिंग का हो गया है। गवर्नमेंट जो है नए-नए क्षेत्र इंडिया में इनवाइट कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मोबाइल पूरा इम्पोर्ट हो रहा था, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के प्लांट आ रहे हैं। अभी ईवीज़ आ रहे हैं, जैसे सोलार एक बड़ा क्षेत्र हो गया। तो पहले जो कैपेक्स साइकिल जो जैसे बोल रहे थे, प्राइवेट कैपेक्स जो 3 लेगेड बोलते थे, अभी वैसे 15-20 लेग्स हो गए। तो वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है। दूसरा जो है कि एक हमने पिछले बार देखा, तो हर साल जो जैसे नए कोल पावर प्लांट की ऑर्डरिंग होती थी, जो अपने इंस्टॉल्ड बेस था, उनकी 20 या 25% कैपेसिटी पे ऑर्डरिंग होती थी। वो क्षेत्र का ग्रोथ 6-7% होता था। तो ये तीनों क्षेत्र में हो गई ओवर कैपेसिटी। तो वो हम फिर एनपीए साइकिल में चले गए। अगर हम ये साइकिल में देखें, तो पिछले 1-2 साल में जो ऑर्डरिंग हो रही है, या स्टील में देखें, या सीमेंट में, या फिर बाकी क्षेत्र में, वो 6-7% ग्रोथ का असम्पशन लेके हो रही है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ गया, जैसे हमने 8% की प्रिंट देखी, तो हम शॉर्टेज में चले जाएंगे। तो ये साइकिल जो है, हमें दिख नहीं रही है कि हम कहीं भी ओवर कैपेसिटी के क्षेत्र में हैं। हमें तो अभी शॉर्टेज होने की पॉसिबिलिटी, जैसे पावर कट्स की बात आ रही है। तो इससे एक है कि ये जो है, ये ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक हमारा जो है इन्वेस्टमेंट साइकिल चलेगा। पिछला जो 4-5 साल का ये था, ये ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक था। और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, उन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग 15% जीडीपी से 25% करना है। तो उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ भी फेवरेबल की है। इम्पोर्ट पे अनयूजुअल डंपिंग हो रही थी, वहाँ रोक लगाई है। पीएलआई जैसी स्कीम दी है, ताकि इंडस्ट्री को सब्सिडी मिले, उनका कैपेक्स के जो है उनका बर्डन कम हो। तो ये सेक्टर में काफ़ी लंबे समय तक ऐसा है कि तेज़ी रहेगी। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो साइकिल अभी चली है, इतनी जल्दी स्लो होगी। तो ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी हमें लग रहा है लंबे समय तक पॉजिटिव रहेगा। Okay. So from an investor's point of view, can we say कि ये अच्छा segment है invest करने के लिए? Would it be right to say that? हाँ जी। And वो भी long term के लिए, not for short term. At least I would say 5-10 years, if not anything else. हाँ, 5 ईयर का होराइजन लें, तो ये सेक्टर्स में हमें लग रहा है कि पॉजिटिव रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। Okay. बट अगर हम SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें, तो हमने ऑलरेडी SBI मैग्नम मिड कैप फंड की बात करी थी, एंड यू हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, कंसिडरिंग एक थीमेटिक फंड है? तो आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी अलग है इसके लिए, या यू फॉलो अ सिमिलर स्ट्रैटेजी एज योर मिड कैप फंड? तो जैसे आपने कहा कि ये थीमेटिक फंड है, तो यहाँ पे जो है अंडरलाइंग कैपेक्स सेक्टर जो है, वो फोकस लेके हम एलोकेशन लेते हैं। तो अगर मिड कैप है, तो पूरा यूनिवर्स है उनके पास, यहाँ पे है लगभग 65 to 70% ऑफ इन्वेस्टेबल यूनिवर्स आ जाता है। बट और उसके अलावा जो
जो सेक्टर्स बेनिफिट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेक्स से, वो यानी या कैपिटल गुड्स सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन हो, सीमेंट हो, ऑयल एंड गैस हो, या फिर फाइनेंशियल्स हो, उन पावर हो, तो इन सेक्टर्स में एलोकेशन ज़्यादा होता है। ओके ओके हाँ, लेकिन हमने ये जो फंड में एक जो चेंज की है पिछले साइकिल की लर्निंग अगर हम देखें, तो लास्ट जो निफ्टी इंफ्रा जो इंडेक्स था, वो 6000 पे था 2007 में, और वो पीक अभी क्रॉस हुई अक्टूबर 2023 में। ओके तो इतना लंबे समय तक वो जब नीचे गया, तो उसका एक कारण था कि वहाँ पे 2 या 3 जो सेक्टर्स थे, जैसे वो कैपिटल गुड्स हो या कंस्ट्रक्शन हो, उस पे काफ़ी ज़्यादा वेट था। तो वो हमने लर्निंग्स लेके, तो अगर हम आप हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखें, तो हमने विदिन ये जो सेक्टर्स हैं उसमें एक डाइवर्सिफाई किया है कि कोई एक सेक्टर ओवर एलोकेशन ना हो, जैसे मोटा-मोटी 15% एलोकेशन 5 सेक्टर में है, वो है कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल्स। तो वो हमने एक डाइवर्सिफाई किया हुआ है। दूसरा हमने एक ऐसा किया है कि जो पिछले साइकिल में जो लर्निंग हुई है, वो जो कंपनीज़ जो फेल हुई उसका जो रीज़न था, वो हमने ध्यान रख के वैसे स्टॉक सिलेक्शन किया है कि जो कंपनीज़ लंबे समय तक चल सकें। तो वो ध्यान में रख के हमने पोर्टफोलियो, यहाँ पे भी पोर्टफोलियो बॉटम अप कंस्ट्रक्टेड है, बट पिछली जो साइकिल की लर्निंग्स है, वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किया है। ओके फेयर इनफ सो अभी आई थिंक एक लास्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं भावन एंड देन आई हैव सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पोर्टफोलियो तो पहले इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करते हैं बिकॉज ये एक ऑफ कोर्स काफ़ी एक्साइटिंग कैटेगरी है फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जिनको एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है तो अगर आपको इफ़ यू आर हैप्पी विद व्हाट द इंडेक्स इज गिविंग अ लॉट ऑफ अस टेंड टू इन्वेस्ट इन पैसिव फंड्स लाइक इंडेक्स फंड्स तो पहले हमें ये बताइए कि जब हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है when I'm picking an index fund for myself, चाहे वो निफ्टी को ट्रैक कर रहा हो या सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा हो, लेकिन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या AUM मैटर करता है while picking index funds और एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना ज़रूरी है? हेल्प अस विद दैट। जैसे आपने कहा कि इंडेक्स फंड जो है वो इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको मिरर करता है। तो जो अगर आपने जो अगर इंडेक्स फंड सिलेक्ट किया है, जैसे या निफ्टी है या सेंसेक्स है, तो ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, इनमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो जो साइज ऑफ AUM है उसमें मैटर नहीं करता है। ओके तो अगर आपने कोई इंडेक्स फंड लिया है स्मॉल कैप या फिर उसमें, तो साइज ऑफ द AUM मैटर करता है, क्योंकि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, और उसके कारण जो है वो ट्रैकिंग एरर ज़्यादा आता है। ज़्यादा ओके तो अगर हमने जो हिस्ट्री अगर देखें, तो इन्वेस्टर के लिए अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है और आपने वहाँ पे इंडेक्स फंड रखा है, तो वो ठीक है। अगर हम मिड और स्मॉल कैप में देखें, वहाँ पे अल्फा जनरेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो एक्टिव मैनेज फंड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ओके तो इंडेक्स फंड में हमें हमारा पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स होने चाहिए और कैन आई रिप्लेस लार्ज कैप इंडेक्स फंड विद मे बी एन एक्टिवली मैनेज्ड इंडेक्स लार्ज कैप फंड डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड की बजाय एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में डाल दिया वहाँ पे जो है वो ग्लोबली वो ट्रेंड हो रहा है, वहाँ पे एक मूव हो रहा है, बट अगर हम जो एक पिछले 1 साल का अगर हम ट्रेंड देखें, तो एक जो है वो स्मार्ट बीटा कॉन्सेप्ट है, जहाँ की सिमुलेशंस रन होते हैं कि कौन से स्टॉक MSCI में आएंगे
जाएंगे, उस हिसाब से एक्टिव फंड्स जो है वहाँ पे एक्सेस रिटर्न जनरेशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स के साइजेस बड़े हो गए हैं, स्पेशली ओवरसीज़ के जो है फॉरेन फंड्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कि एक्टिव मैनेज फंड्स है उनके पास एक अच्छी कंपनी लेके लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट करना, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी एक लेयर आ चुकी है। तो एक जो है वो पेंडुलम जो है वो स्विंग होता है, और अभी हमें दिख रहा है कि जो है एक्टिव मैनेज फंड्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। Okay, fair enough. So now let's talk about your portfolio, Bhavin. आप I'm sure बहुत सालों से खुद निवेश कर रहे हैं, तो help us understand कि आप किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, आपकी फेवरेट कैटेगरीज कौन सी हैं, एंड क्या आप म्यूचुअल फंड्स में से एग्जिट करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, व्हाट आर योर रीजंस फॉर दैट? तो जैसे अगर हम हमारे में जैसे अभी है कि जो भी हमारे जो कॉम्पनसेशन होती है उसका 20% जो है मेरे ही स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा मेजॉरिटी इक्विटी में ही है, और थ्रू म्यूचुअल फंड्स ही है। तो अगर मैं किसी का पैसा मैनेज कर रहा हूँ और मेरा पैसा भी वही स्कीम में हो, तो मेरे को उसमें वो ओनरशिप भी लग रही है कि मैं और किसी का जो है और ध्यान से रखेंगे। तो मेरा कंप्लीट पोर्टफोलियो, लार्ज परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो जो मैं फंड्स मैनेज कर रहा हूँ उसी में मेरा इन्वेस्टेड है। बट एनी फेवरेट कैटेगरीज? तो मेरे 2 फंड्स जो मैं मैनेज करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो मेरा 2.5 ईयर्स से है, और मिड कैप को जो अभी 1 ही महीना हुआ है, तो वो वहीं पे मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। Okay, all right, okay. Now, Bhavin, I would request you to tell us कि आपकी ऐसी क्या learnings रही हैं in your investment journey जो आप चाहेंगे कि हमारे investors सीखें आपसे, because it's always good to learn from someone else's mistakes. So help us understand कि ऐसी आपकी क्या गलतियाँ रही हैं जिसको आप चाहेंगे कि investors उनसे सीखें। तो यानी एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर जो है जर्नी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 2.5 ईयर्स है, बट अगर मैं देखूँ मेरा सबसे जो बड़ा लर्निंग है, क्योंकि 2003 से मैंने करियर स्टार्ट किया, तो और 2018 में मैंने जो SBI म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया, तो एक बड़ा जो है कि देखा कि 2007 की जो बुल रन थी, तो जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर ट्रैक करता था, तो उसमें मैंने देखा कि जब टाइड टर्न हुई, जब करेक्ट हुई, तो काफ़ी सारी जो कंपनीज थी जो सो कॉल्ड डार्लिंग्स थी मार्केट की, वो रही नहीं, दे जस्ट डिसअपियर्ड। तो उनमें मैंने एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखा कि ये जो कंपनीज है जो जहाँ पे ड्रॉडाउन ज़्यादा था, वो एक सेक्टर पे ओवर डिपेंडेंस थी। तो अगर हम बोले कि वो सेक्टर को सर्दी हो गई, तो ये जो कंपनीज है ICU में चले गई। तो दूसरा है कि इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज है जो R&D में निवेश करती है। ज़्यादा करके जो कंपनीज है वो बाहर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उनकी जो बात करती है, बट जो कंपनीज जो 2008 का जो फॉल आया, उसके बाद भी जो कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया, उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था कि उन्होंने R&D में काफ़ी निवेश किया। वो ख़राब समय में भी उन्होंने R&D में जो है वो उन्होंने अपना कटौती नहीं की। और तीसरा है कि उनका जो डिपेंडेंस कोई एक क्षेत्र के ऊपर नहीं था, मल्टीपल क्षेत्र के ऊपर डिपेंडेंस था। तो यहाँ पे ये एक लर्निंग थी कि ये तीनों जो है वो हम जब कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि ध्यान रखते हैं, तो हम उन्हें पूछते हैं कि R&D आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप कितना निवेश करते हैं।
कस्टमर बेस, अगर एक सिंगल कस्टमर है तो आपकी जो है डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपको उनके इशारों पे फिर नाचना पड़ता है। तो वो एक जो है हम ध्यान रखते हैं कि कस्टमर प्रोफाइल काफ़ी वाइड हो। और तीसरा है कि जो चेंजेस है आगे की, उस पे आप प्रेडिक्ट करके उसके ऊपर एफर्ट लेके आगे जाए। तो वो हिसाब से जैसे अगर हम जैसे हमने बोला कि स्टॉक सिलेक्शन में हमने कैपिटल गुड्स में जैसे है कि जो कंपनीज हमने एक सेक्टर पे उनका डिपेंडेंस नहीं है, यानी पावर एक ऐसा क्षेत्र था जो कि काफ़ी यूफोरिया में था वो टाइम पे। ओवर कैपेसिटी हो गई तो ये सारी कंपनीज काफ़ी लॉस मेकिंग हो गई, तो वहाँ पे हमारी जो है पोर्टफोलियो में कंपनीज सिंगल सेक्टर डिपेंडेंस नहीं है, सिंगल कंट्री डिपेंडेंस नहीं है, ये ग्लोबली निवेश करती है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है मैंने देखा कि काफ़ी मायने रखती है लंबे समय पे। और एक हमने जो सीख है कि जब समय खराब होता है, जैसे जब बिज़नेस गिरता है, तो इंटर इंडस्ट्री राइवलरी बहुत इम्पैक्ट करती है, क्योंकि वही जो अगर पाई छोटी हो गई तो उसी के लिए सब लोग अटैक करते हैं। तो अगर आपकी कंपनीज जो है ओलिगोपोलिस्टिक नेचर है, तो वहाँ पे जो है कि प्रॉफिट मार्जिन्स की वॉलेटिलिटी कम होती है, दोनों अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये 3 हमने क्राइटेरिया रखे हैं कि आपका इनोवेशन पे, सेकंड है कि डिपेंडेंस ऑन कस्टमर, और तीसरा ओलिगोपोलिस्टिक नेचर, ताकि अगर समय चेंज हो तो ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन्स एकदम ही ड्रॉप हो जाए, ताकि आपका जो ड्रॉडाउन्स हो काफ़ी बड़ा हो। Okay. But these were your learnings as a fund manager, as a portfolio manager. How एज about एन your एनालिस्ट। as an investor? So how about your learnings as an investor? तो अगर आपने अपना जो पैसा निवेश किया है पिछले 10, 15, 20 सालों में, खुद का पैसा, उसके हिसाब से ऐसी क्या लर्निंग्स रही हैं, ऐसी कुछ गलतियां की हैं जो आपको लगता है कि यार एज एन इन्वेस्टर अगर ये नहीं करता तो शायद मेरा पोर्टफोलियो आज बेटर होता? Any learnings as an investor? ओके, सो एक यानी एग्जांपल दूंगा कि जो जब साइकिल चेंज होती है, तो वो जो है वो पेंडुलम दोनों तरफ एक्सट्रीम वे पे स्विंग होता है। हाँ. तो जहाँ पे कुछ एक कंपनीज मैंने आइडेंटिफाई की थी कि ये बेनिफिट होगी, और उनकी जो वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हो गई तो मैंने उनको सेल कर दिया। बट वो बेचने के यानी क्योंकि हमारा रिटर्न 4-5 गुना हो गया, बट उनके जो साइकिल कंटिन्यू हो रही है, तो वो 5 गुना होने के बाद भी वो स्टॉक दुगने हो गए हैं। तो वो एक लर्निंग है कि जब साइकिल स्ट्रॉन्ग है, अंडरलाइंग कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो घाई नहीं करनी चाहिए बेचने के लिए। वो एक काफ़ी बड़ी लर्निंग हुई है मेरी लास्ट, अगर आप बोले 2 इयर्स में। Okay. Sure. Great. So just one last question, Bhavin. Any book recommendations for our viewers? ऐसे कोई भी आपकी favorite book जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला हो, जिससे शायद हम भी सीख पाएं? नहीं, वैसे तो काफ़ी होती है, बट बहुत ही एक ओल्ड बुक अभी मैं रिसेंटली रीड करता हूँ अभी, यानी कमबैक स्टोरीज। तो उसमें कि जो इंडिविजुअल्स और कंपनीज है एकदम बैड स्टेटस से कैसे बाहर आए, जैसे अभी हमने देखा जी जो लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, वो भी इट इज़ कमिंग बैक। तो कमबैक स्टोरीज जो है वो एक सब काफ़ी ओल्ड बुक है, तो वो मुझे काफ़ी अभी इंटरेस्टिंग लगी कि जो लोगों ने काफ़ी राइट ऑफ कर दिया है, बट इनके जो अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने आप को सीख के गलतियों को सुधार के दे हैव कम बैक विथ रियल वेंजेंस। Okay.
Sure, wonderful. Thank you so much, Bhavin. I think we had a wonderful conversation. हमने आज बहुत सारे concepts पे discuss किया, बहुत सारे categories पे, flexi cap, multi cap, mid caps, infrastructure, manufacturing, index funds. I think we discussed large caps, so we discussed a lot today. So thank you so much for your time. I do hope कि हमारे viewers को बहुत सारी learnings मिली हों, and we do hope to get you back on our show again. So thank you for your time. Thank you. Yeah, thank you so much for having us. Pleasure is ours. Thank you. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Bhavin. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर भाविन से पूछा कि जो SBI मैग्नम मिड कैप फंड है उसके लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है फॉर इट्स पोर्टफोलियो. तो मिस्टर भाविन सेज कि सबसे पहले तो ये फंड ऐसे मिड कैप स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है विद एन इंटेंशन कि वो स्टॉक्स आगे जाके लार्ज कैप स्टॉक्स बने. ही आल्सो सेज कि दे बिलीव इन बॉटम अप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है जिनका साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, काफी सॉलिड फाइनेंशियल्स हैं. And they also believe in buy and hold investment strategy. फिर हमने मिस्टर भाविन से पूछा कि वॉलेटाइल मार्केट्स में सही म्यूचुअल फंड कैसे पिक करने चाहिए. तो मिस्टर भाविन सेज कि आइडियली जब मार्केट्स काफी वॉलेटाइल होती हैं तो हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जो हाइब्रिड फंड्स का डेट पोर्शन होता है वो वॉलेटाइल टाइम्स में जो है हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है. सो ही सेज समथिंग लाइक अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जहाँ पे आपका डेट और इक्विटी का पोर्शन डायनामिकली चेंज होता है, वो वॉलेटाइल मार्केट्स में अच्छा ऑप्शन माना जाता है. फिर हमने मिस्टर भाविन से थोड़ा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर दे फॉर एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो. तो मिस्टर भाविन सेज कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो दे कैन इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वेयरएज अगर हम मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो उसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में कंपल्सरीली इन्वेस्टेड रहना चाहिए. विच मीन्स जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उनमें ज्यादा फ्रीडम रहता है टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप्स. और अगर आज के टाइम की हम बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स शायद एक थोड़ा बेटर ऑप्शन माने जा सकते हैं क्योंकि अभी के टाइम में लार्ज कैप स्टॉक जो हैं थोड़े अंडर वैल्यूड हैं और फ्लेक्सी कैप फंड्स जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा एलोकेशन करते हैं. सो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तब आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, अगर आपको थोड़ा स्मॉल कैप में भी डालना है तब आप मल्टी कैप फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर भाविन के साथ थोड़ा लमसम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी एंड मिस्टर भाविन सेज कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से ज्यादा का है तब जो आप इक्विटी फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बट ही आल्सो सेज कि अगर आपके पास एक इन्वेस्टेबल सरप्लस है और वो काफी सब्सटैंशियल अमाउंट है तो उसको एक साथ इक्विटी फंड्स में डालने की बजाय आप उस लमसम अमाउंट को पार्ट्स में ब्रेक करके यू कैन इन्वेस्ट एट डिफरेंट स्टॉक मार्केट लेवल्स. फिर हमने मिस्टर भाविन से पूछा कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं. मिस्टर भाविन सेज कि उनका ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी फंड्स में ही है और बल्कि उनका सब्सटैंशियल होल्डिंग उनके खुद के फंड्स में है which is SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड SBI मैग्नम मिड कैप फंड. फिर हमने मिस्टर भाविन से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर भाविन सेज कि सबसे पहले तो डोंट चेज द डार्लिंग्स ऑफ द स्टॉक मार्केट. ही सेज कि अपॉर्चुनिटीज को सीज करिए और जो मार्केट करेक्शन होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉर यू टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट्स. और ही सेज कि जो आपके विनिंग स्टॉक्स हैं या फिर जो विनिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उनको लंबे समय तक होल्ड करके रखिए. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. I hope you had some wonderful learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to Grow Mutual Fund channel, and we'll see you next week. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.